जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए भी मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने जो है पहला प्रश्न आ चुका है और इस पहले प्रश्न में दोस्तों पूछा क्या गया है, देखिए यहाँ पूछा गया है कि बात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। बात दिग्दर्शी का प्रयोग जो है वो क्या मापने के लिए किया जाता है, वायु वेग को, वायु दाब को, वायु दिशा या वायु तापमान को। तो बात दिग्दर्शी का जो प्रयोग है वो क्या मापने के लिए करते हैं, तो वे वायु दिशा को मापने के लिए जो है इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पे अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत जो है रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल या बहिमंडल। तो यहाँ पे आपको बता दें कि इस प्रश्न का राइट जवाब बाह्यमंडल, बाह्य वायुमंडल होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत जो है रेडियो तरंगों के संचरण के लिए मदद करती है, तो बाह्य वायुमंडल जो है वो रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। तो चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे कि पृथ्वी के विभिन्न परतों को कम क्रम में आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम से आपको यहाँ पे पहचानना है, आंतरिक से लेके बाहरी तक। ठीक है, अंदर से लेके बाहर तक जो परतों का क्रम होता है उसको आपको यहाँ पे पहचानना है। तो क्रम दोस्तों यहाँ पे क्या होगा बता दें आप सभी को कि सबसे अंदर जो परत होगी कौन सी होगी, आंतरिक क्रोड होगी, फिर उसके बाद बाहरी क्रोड होगी, फिर मेटल होगा और उसके बाद प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे आ गए दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए, बताइए कि यह क्या दर्शाता है। देखिए यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के कुछ यहाँ पे दोस्तों आरेख दिया गया है और इसको आपको पहचान के बताना है कि इसमें ये चीजें क्या दर्शा रही हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा दोस्तों यहाँ पे कि सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, या बृहत ज्वार भाटा होगा, या लघु ज्वार भाटा होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे हम बात करेंगे तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, लघु ज्वार भाटा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब यही हो जाएगा कि लघु ज्वार भाटा इसका जो है वो राइट जवाब है दोस्तों। ठीक है, और लघु ज्वार भाटा। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है कि नदी जो है जब मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और मोड़ बना के बहने लगती है, तो यह क्या कहलाती है। तटबंध कहलाती है, बाढ़ का मैदान कहलाती है, विसर्प कहलाती है, या चाप झील कहलाती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका विसर्प कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों, विसर्प। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है और यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहने लगती है तो इसे क्या कहेंगे, विसर्प कहा जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न पे आ चुके हैं। यहाँ पे कहा कि अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन जो है बेहद उपयोगी है, वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग या जल मार्ग। तो अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़ा एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन जो है सबसे उपयुक्त है, तो वायु मार्ग सबसे उपयुक्त माना जाता है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे आ चुके हैं। अगला प्रश्न है कि भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है क्या कहलाती है, नागरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी या मानव भूगोल। तो भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है वो क्या कहलाती है, तो जनसांख्यिकी कहलाती है। क्या कहलाती है, जनसांख्यिकी कहलाती है। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अब यहाँ पे आपसे अभिकथन और कारण बेस जो है प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे अभिकथन जो है वो दे रखा है
कि सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? कारण सही है या कथन सही है या अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या होगा, दोनों ही सत्य हैं। कहा गया है कि सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है और अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च स्थानों पर स्थित है। दोनों सही हैं, लेकिन आज जो है एक ही सही तरीके से स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा या कोयला? तो इसमें से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो बता दें आप सभी को कि इसका राइट जवाब क्या होगा, सौर ऊर्जा होगा। सौर ऊर्जा क्या होता है? एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होता है। चलिए अगला प्रश्न है। अब इस प्रश्न में पूछा गया है कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है सेरिकल्चर, विटिकल्चर, हार्टिकल्चर या पीसी कल्चर? तो विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली पालन करने की जो प्रक्रिया होती है या प्रजनन क्या कहलाता है? तो पीसी कल्चर कहलाता है। बिल्कुल, क्या कहलाएगा? पीसी कल्चर। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली पालन का जो प्रजनन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पे दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा गया कि उस स्थल का एक सकरा भाग जो बड़े स्थलीय भागों में एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है वो क्या कहलाता है? जल संधि कहलाता है, स्थल संधि कहलाता है, द्वीप कहलाता है या खाड़ी कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? स्थल संधि कहलाता है। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्थल संधि कहते हैं। बिल्कुल, चलिए हम अगले प्रश्न पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप? तो इसमें से महाद्वीप की बात की जा रही है कि कौन सा महाद्वीप जो है आकार में सबसे छोटा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो आकार में सबसे छोटा है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जाए तो उच्च प्राथमिक स्तर में सामाजिक विज्ञान में क्या क्या शामिल है? ठीक है, इतिहास पहला है। यहाँ पे पहले ऑप्शन दे रखा है कि इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान या मनोविज्ञान। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान या अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र? तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र शामिल है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ये सभी पेडागोजी के प्रश्न हैं और अच्छे प्रश्न दोस्तों। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? व्याख्यानात्मक शिक्षण, संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुकरण या निपुणात्मक? तो आगमनात्मक जो अधिगम है वो निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? बिल्कुल, वो व्याख्यानात्मक जो शिक्षण है उसका क्या है? विरोधाभासी है। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। शुरू से अंत तक दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा और ये प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपको देखने के लिए मिल भी सकते हैं। दिए गए कथनों ए और कथन बी को पढ़िए, सही उत्तर का चयन कीजिए। बिल्कुल, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। दूसरा है कि यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो यहाँ पे आलोचनात्मक सोच के बारे में यहाँ कहा गया है दोस्तों कि आलोचनात्मक सोच जो है धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को क्या करती है? बढ़ावा देती है। वही दूसरा कह रहा है कि यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे मदद करती है और ये सही है, लेकिन बी गलत हो गया। बी असत्य क्यों है? क्योंकि यह मदद करती है और इसमें कहा गया है कि मदद नहीं करती है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन पे। अब इसमें पूछा गया दोस्तों कि
अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य क्या होता है? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, अनुसंसा अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीके का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या होता है? तो अनुभवजन्य साक्ष्य की बात की जा रही है। तो अनुभवजन्य साक्ष्य क्या होता है कि इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए हम यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। शिक्षण के लिए भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोगी हैं। इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल या राजनीति विज्ञान। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा कि भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृतियां शिक्षण में सबसे उपयुक्त हैं। क्या है? भूगोल है। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे कहा गया कि स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या प्राथमिक और तृतीयक दोनों ही? तो स्थानीय समाचारों से मौसम की जानकारी का संग्रह जो है किस प्रकार का स्रोत है? तो ये द्वितीयक स्रोत है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पूछा गया है कि सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखेंगे? बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे कही गई है कि ऐसे विद्यार्थी जो कि असक्षम हैं सीखने में, वो दूसरे विद्यार्थियों के साथ कक्षा में किस प्रकार सीखेंगे? अनन्य प्रकार से, विशेष प्रकार से, समावेशी या आधुनिक? तो बिल्कुल समावेशी कक्षा के द्वारा बच्चे सीखेंगे। और समावेशी कक्षा ऐसी होती है जिसमें सभी बच्चों का बिना भेदभाव के स्वागत किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ चुके हैं। कहा गया कि निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया? यहाँ पे एक सिद्धांत की व्याख्या की गई है और पूछा गया कि यह सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं इसको कि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों यह जो कथन या सिद्धांत है किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया है कि सीएल ओगनेन के द्वारा, डी पर्सेल के द्वारा, जे.एच. बेल के द्वारा या जे पियाजे के द्वारा? दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे जो कथन यहाँ पे सिद्धांत दिया गया है कि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना जो है वो बनानी चाहिए। तो ये किसका सिद्धांत है? जीन पियाजे का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न में दोस्तों यहाँ पे हम अगले प्रश्न पे आ चुके हैं। और अगला प्रश्न जो है यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित कर दें, परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। बिल्कुल दोस्तों कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करने की जरूरत है? छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। बिल्कुल परियोजनाओं को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे और उसमें पूछा क्या गया है, देखिए कहा गया है कि एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे क्या कहते हैं? आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच या अमूर्त सोच? तो एक आत्मनिर्देशित या आत्म अनुशासित जो सोच है जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर तक पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आलोचनात्मक तर्क कहा जाता है, आलोचनात्मक सोच कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, इसमें कहा गया कि अजंता गुफा में चित्रों में इस्तेमाल किया गया रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? पशु अंगों के अवशोष से, ग्रेफाइट से, पौधों और खनिजों से, स्लेट से? तो अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किया गया रंग जो है निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किया गया है? तो दोस्तों स्रोत है पौधों और खनिजों से प्राप्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, कहा गया है कि सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई हैं?
सबसे पुरानी पांडुलिपियां जो हैं वो किस पर लिखी गई? ताड़पत्रों पर, पत्थरों पर, कागज पर या लकड़ी पर? तो किस पे लिखी गई दोस्तों? ताड़पत्रों पे। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या महापाषाण काल? तो मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि जो है वो सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी अवधि कौन सी है? पूरा पाषाण काल जो है सबसे लंबी अवधि है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे कथन बेस्ड प्रश्न फिर से आ गया। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही होगा। ठीक है, पहला है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, ये भी सही है। और दूसरा क्या है? यहाँ खेत और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। बिल्कुल दोनों ही कथन क्या हैं? बिल्कुल सही है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर में सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात या जम्मू कश्मीर? तो सबसे ज्यादा जो है मिले हैं कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में। बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न है। सभी प्रश्न दोस्तों छोटे हैं लेकिन अच्छे प्रश्न हैं और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है? ब्राह्मी भाषा, पाली भाषा, संस्कृत या प्राकृति? तो ऋग्वेद जो है मूल रूप से किस भाषा में रची गई है? तो संस्कृत भाषा में रची गई है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए यहाँ पे दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहा गया कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे? महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार या अजातशत्रु? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। पहले शासक कौन थे? तो बात करते हैं तो यहाँ पे बिंबिसार थे। कौन से? तो बिंबिसार। चलिए हम अगले चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? यहाँ पे बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की बात की जा रही है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से इसमें से कौन से नहीं है? तो सबसे पहले आप जानिएगा कि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है दोस्तों, बुद्ध है, धम्म है और संघ है। अहिंसा जो है वो 3 रत्नों में से नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? बिल्कुल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा सदस्य या विधानसभा के सदस्य या जिसको विधायक बोलते हैं। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य, जिसको क्या बोलते हैं? विधायक बोला जाता है। चलिए हम यहाँ पे अगले प्रश्न पे आ चुके हैं। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो भारत के द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो यहाँ पे बात करें तो शासन प्रणाली संसदीय और एकात्मक को, राष्ट्रपति और संघीय को, राष्ट्रपति और एकात्मक को या संसदीय और संघीय को? तो यहाँ पे भारत के द्वारा किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को यहाँ पे भारत के द्वारा जो है वो अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने पूछा गया कि अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? 48, 84, 47 या 74? तो अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो है वो आरक्षित हैं? तो 84 क्षेत्र जो हैं वो आरक्षित किए गए हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का जो है यहाँ पे उल्लंघन जो है वो किया जाता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि समानता का अधिकार का जो है यहाँ पे उल्लंघन जो है किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ चुके हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बिल्कुल
यहाँ पे पूछा गया कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार जो है एक प्रकार का मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए हम अगले प्रश्न पे पहुंच चुके हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अस्पृश्यता देश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। शारीरिक विकलांगता, लिंग, जाति, वंश। तो अस्पृश्यता जो होती है दोस्तों वो किसके आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? तो बिल्कुल यहाँ पे बता दें आप सभी को कि जाति के आधार पे। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे दोस्तों आ चुके हैं। कहा गया कि मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को यहाँ पे मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न और यहाँ पे पूछ लिया तुरंत दोस्तों, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। तो राज्यपाल को नियुक्त करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। अब आगे प्रश्न पूछ लिया है कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद या सांसद और विधायक। तो प्रधानमंत्री का जो चुनाव है वो कौन करता है? सांसद करते हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, गृह मंत्री को, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को। तो भारत का पहला नागरिक किसको कहते हैं? राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक जो है वो कहा जाता है। चलिए हम यहाँ पे अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, गृह मंत्री को, राज्यपाल को या मुख्यमंत्री को। तो यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है कि भारत में राज्य का पहला नागरिक किसे कहते हैं? राज्यपाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है 13वीं, 14वीं, 15वीं या 16वीं। तो वर्तमान लोकसभा जो है 2014 के बाद कौन सी है? 16वीं लोकसभा है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? भारत के संविधान में किसका उल्लेख जो है यहाँ पे नहीं किया गया है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का, सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार। तो इसका उल्लेख नहीं किया गया है राजनीतिक दलों के नाम का। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित कौन करता है? राष्ट्रपति जो है वो नामांकित करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया उसको देख लीजिए। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष इसमें से कौन था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे दोस्तों सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उस सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, B पट्टाभी सीतारामैया, TC कृष्णामाचारी, सी राजगोपालाचारी। तो इसमें से कौन सा भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो इसमें से दोस्तों बता दें आप सभी को कि सी राजगोपालाचारी। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए यहाँ पे अच्छा प्रश्न है कि भारत का संविधान जो है कब अपनाया गया था? तो भारत के संविधान की बात यहाँ पे की जा रही है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है उसको स्वीकार किया गया था और भारत के संविधान को बनने के लिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का जो समय है वो लगा था। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई? निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी।
तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है कि जिन्होंने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारें और स्थानीय सरकार निकाय, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय सरकारी निकाय। तो बिल्कुल दोस्तों बता दें यहाँ पे भारत के संविधान की समवर्ती सूची में कार्य करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न जो है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या आएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा गया है कि 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुर्शीद कुली खान, नादिर शाह, अलीब वर्दी खान या बुरहान उल मुल्क। तो निम्नलिखित में से दोस्तों आपको बताना है कि किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हुआ है? तो किसके? मुर्शीद कुली खान के नियंत्रण में। चलिए हम अगले प्रश्न पे प्रस्थान करते हैं और अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे पहुंचते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जाफर आखिर मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचान नहीं दी जाएगी? लॉर्ड डलहौजी ने, विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कैनिंग ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है कि लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया था कि बहादुर शाह जाफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासन के रूप में पहचान नहीं दी जाएगी। यहाँ पे हम चलेंगे अगले प्रश्न पे कि किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध में गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा कि लॉर्ड डलहौजी ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। बिल्कुल। चलिए हम अगले प्रश्न में दोस्तों पहुंच चुके हैं कि कानपुर के किस शासन ने खुद को पेशवा कहा था? कानपुर के किस शासन ने खुद को पेशवा कहा था? नाना साहब ने, बाजीराव प्रथम ने, बाजीराव द्वितीय ने या बहादुर शाह जाफर ने? तो नाना साहब ने खुद को पेशवा कहा था। चलिए हम अगले प्रश्न पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है कि कारखाने के विषय में पढ़ने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? एक, कहानी सुनना, किसी विशेषज्ञों को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा कि प्रत्यक्ष रूप से जो अनुभव होता है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। तो किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा की योजना या आयोजित करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछ लिया है कि एडुसैट से क्या अभिप्राय है? एडुसैट से यहाँ पे क्या अभिप्राय है? रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह है। एक क्षुब्ध ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहा गया कि पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? मीराबाई, कबीरदास, गुरु नानक या रविदास? तो बिल्कुल कबीरदास जी के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जो है जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कीर्ति है? यह जो है किस काल की कीर्ति है? गुर्जर प्रतिहार काल की, राष्ट्रकूट काल की या चालुक्य काल की या गुप्त काल की? बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा।